TRIPS यानी कि ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो सबसे पहले समझिए कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है। देखिए, कोई भी ऐसा क्रिएशन, कोई भी आपने ऐसा कोई काम किया है जिसमें आपने अपना माइंड यूज़ किया है और कुछ यूनिक आपने बनाया है, तो वो चीज़ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहलाती है, यानी कि वो आपकी प्रॉपर्टी है। आपने अपना इंटेलेक्चुअल, अपना दिमाग लगाकर जो है आपने कुछ नया क्रिएट किया है, कोई इमेज बनाया है, कोई नेम बनाया है, कोई कहानी लिखी है, कोई मूवी बनाई है, कोई स्टोरी बनाई है, कोई वीडियो बनाया है, तो वो आपका प्रॉपर्टी हो गया। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी कि आपने कोई ऐसा चीज़, यूनिक चीज़, क्रिएटिव चीज़ आपने बनाया अपना माइंड का यूज़ करके, तो वो चीज़ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहलाती है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिफर्स टू क्रिएशन ऑफ द माइंड, यानी कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो अपना माइंड यूज़ करके कुछ ना कुछ क्रिएटिव चीज़ें बनाते रहते हैं, तो वो चीज़ उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहलाती है। जैसे कोई इन्वेंशन कर दिया उन्होंने, लिटरी या फिर आर्टिस्टिक वर्क जैसे बुक्स या मूवीज़ बना दिया आपने, डिज़ाइन कोई बना दिया, कोई सिंबल बना दिया, कोई नेम या फिर कोई इमेज जो है आपने क्रिएट किया, बनाया है, तो वो चीज़ आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहलाएगी, क्योंकि आपने अपना माइंड यूज़ करके आपने उसको बनाया है। क्लियर। अब आता है आईपीआर यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो आईपीआर का मतलब क्या हो गया? इट इज़ द राइट्स गिवन टू पर्सन ओवर द क्रिएशन ऑफ देयर माइंड, यानी कि आपने अपना माइंड यूज़ करके कोई कहानी लिखी, कोई मूवी बनाई, तो ये आपकी मूवी है, आपकी कहानी है, तो आईपीआर जो है आपको राइट देता है कि उस मूवी का, उस बुक का, उस स्टोरी का जो ऑनर होगा वो आप होंगे और उसको आप ही यूज़ कर सकते हैं, और अगर कोई दूसरा यूज़ कर रहा होगा तो पहले आपसे उसको परमिशन लेना पड़ेगा। तो जैसे कि आप देखते हैं कि कॉपीराइट आपने सुना होगा, यूट्यूब पे भी जो है बहुत बार होता है, या फिर मूवी स्टार्ट होने से पहले या फिर बुक में आप देखते होंगे कि कॉपीराइट लिखा रहता है, यानी कि उस बुक का कोई कंटेंट हो, मूवी का कोई कंटेंट हो, आप जो है यूज़ नहीं कर सकते हैं जब तक कि उस मूवी के ऑनर, उस बुक के ऑनर से आप परमिशन नहीं लेते हैं। तो दैट इज़ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, यानी कि आपने अपना इंटेलेक्ट, अपना माइंड यूज़ करके कोई चीज़ बनाई है, तो उस पर आपका राइट होता है, उस पर आपका अधिकार है, उसको कोई भी आपके परमिशन के बिना यूज़ नहीं कर सकता है। तो आईपीआर सेफगार्ड क्रिएटर्स एंड अदर प्रोड्यूसर्स ऑफ देयर इंटेलेक्चुअल कमोडिटी गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि जो आईपीआर है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, ये जो है जो भी क्रिएटर्स होते हैं, जो भी प्रोड्यूसर्स होते हैं किसी कमोडिटी गुड्स या सर्विस का, उनको सेफगार्ड करता है बाय ग्रांटिंग देम सर्टेन टाइम लिमिटेड राइट्स टू कंट्रोल द यूज़, यानी कि वो जो है अपने प्रॉपर्टी का यूज़ कौन करेगा, उनके क्रिएटिव आइडियाज़ का, उनके क्रिएटिव प्रोडक्ट का कौन यूज़ कर सकता है, कौन नहीं यूज़ कर सकता है, ये उनका अधिकार होगा जिन्होंने उसको क्रिएट किया है। तो ये जो है राइट होता है। अब सपोज कि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये वीडियो जो ट्रिप्स के ऊपर है, ये वीडियो, इस पर्टिकुलर वीडियो को मेरे वॉइस के साथ और कंटेंट के साथ अगर कोई और यूज़ करता है तो वो कॉपीराइटेड होगा, मैं उस पर केस कर सकता हूँ एज पर द कॉपीराइट एक्ट। क्लियर। तो ये जो है कॉपीराइट कहलाता है, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर मैं अपना दिमाग, मैं अपना नॉलेज यहाँ पर जो है आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसको कोई और यूज़ नहीं कर सकता बिना मेरे परमिशन के। क्लियर। तो दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो अब तो आईपीआर में टोटल 7 चीज़ें हैं जो इंक्लूड की जाती हैं। आईपीआर इंक्लूड्स कॉपीराइट एंड रिलेटेड राइट्स, यानी कि यहाँ पर राइट्स ऑफ परफॉर्मर, प्रोड्यूसर ऑफ साउंड रिकॉर्डिंग्स एंड ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, तो ये सब क्या है, कॉपीराइटेड वाले में आ जाते हैं। ट्रेडमार्क इंक्लूडिंग सर्विस मार्क, यानी कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्रोडक्ट में जो है क्या होता है, मार्क बना होता है, लोगो बना होता है, तो वो उस पर जो है उनका कॉपीराइट होता है, उस पर जो है उनका अधिकार होता है, उसके लिए राइट्स मिलते हैं उनको। जियोग्राफिकल इंडिकेशन, तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन क्या होता है? इट इज़ अ साइन यूज्ड ऑन प्रोडक्ट दैट हैव अ स्पेसिफिक जियोग्राफिकल ऑरिजिन एंड पजेस क्वालिटीज एंड और अ रेपुटेशन, यानी कि किसी कंट्री ने अपना कोई एक साइन बना रखा है, तो उस कंट्री का साइन सिर्फ वही कंट्री का यूज़ कर सकता है, कोई और यूज़ नहीं कर सकता। उसके लिए भी जो है उसके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है। इंडस्ट्रियल डिज़ाइन आपने कुछ बनाया है तो उस पर भी जो है आपका राइट होता है। पैटेंट, यानी कि कोई आपने कोई नया इन्वेंशन किया है तो उस पर जो है आपको कुछ सालों तक पैटेंट मिल सकता है, यानी कि वो इन्वेंशन सिर्फ आप ही जो है क्रिएट कर सकते हैं, उससे रिलेटेड प्रोडक्ट आप ही बना सकते हैं। आपने कोई नई वेराइटी जो है प्लांट की जो है आपने इन्वेंट की है तो उस पर भी आपका राइट होता है, बगैर आपके राइट के कोई दूसरा उस प्लांट को यूज़ नहीं कर सकता है। द लेआउट डिज़ाइन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट, ये भी जो है इस पर भी राइट्स मिलते हैं आईपीआर के तहत। और वहीं पे अनडिस्क्लोज्ड इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग ट्रेड सीक्रेट एंड टेस्ट डेटा, यानी कि कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि अनडिस्क्लोज है, जिसको आपने डिस्क्लोज नहीं किया, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं अवेलेबल किया है, उस पर भी जो है आपका राइट होता है, चाहे वो ट्रेड से रिलेटेड सीक्रेट्स हो, चाहे वो कोई टेस्ट डेटा हो, आप जो है उस पर राइट्स होता है, वो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, उस पर जो है आपके राइट्स होते हैं। तो ये आईपीआर में 7 चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो ग्लोबलाइजेशन के टाइम पे क्या हो रहा है कि यहाँ पर एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ ट्रेड कर रही है, गुड्स की बात हो, सर्विसेज की बात हो, तो इंटेलेक्चुअल
प्रॉपर्टी भी जो है वहाँ पे क्या होती है, वो भी ट्रेड की जा रही है, वो भी क्या है, ट्रेड की जा रही है। तो उसको लेकर एग्रीमेंट जो है डब्ल्यूटीओ के मेंबर्स के बीच में हुआ और उसी एग्रीमेंट को क्या कहा गया, ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, यही है एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट किस चीज़ को लेकर है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के ट्रेड को लेकर जो है यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस जो है डब्ल्यूटीओ ने बनाई है। तो इस मीटिंग में, इस एग्रीमेंट में जो है कुछ गाइडलाइंस हैं जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के ट्रेड को लेकर जो है बताए गए हैं, तो उसी को ट्रिप्स कहा गया है। तो ये जो ट्रिप्स है ये निगोशिएट किया गया था उरुग्वे राउंड में 1986 से 1994 के बीच में डब्ल्यूटीओ मेंबर्स द्वारा। तो उरुग्वे जो राउंड हुआ था उसमें जो है इस ट्रिप्स को जो है निगोशिएट किया गया था डब्ल्यूटीओ मेंबर्स को लगा और इनेक्ट हुआ था जनवरी 1995 से जो है ये इनेक्ट हो गया था। इट रिक्वायर्स ऑल इट्स सिग्नेटरी कंट्रीज टू इनेक्ट डोमेस्टिक लॉ। तो ट्रिप्स में जो एग्रीमेंट हुआ ट्रिप्स का, इसमें क्या कहा गया कि इसमें यह कहा गया कि जो भी डब्ल्यूटीओ के मेंबर हैं उनको अपने यहाँ पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को लेकर एक डोमेस्टिक लॉ बनाना होगा। क्लियर, यहाँ पे ध्यान रखना कि इस ट्रिप्स एग्रीमेंट के तहत ये कहा गया कि जो भी डब्ल्यूटीओ के मेंबर हैं उनको अपने यहाँ पर डोमेस्टिक लॉ जो है वो क्रिएट करना होगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को लेकर, कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या है, कौन कौन से सेक्शन होंगे, कब पनिशमेंट मिलेगी, कैसे जो है वो प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं, क्या जो है उसमें अगर पनिशमेंट तो क्या जो है उसमें पेनल्टी लगेगी, सारी चीज़ें जो है उसको लेकर लॉ जो है वो डोमेस्टिक लॉ जो है वो कंट्री को क्रिएट करना होगा। हर कंट्री का अपना अपना जो है वो लॉ हो सकता है। टू प्रमोट इफेक्टिव एंड एडिक्वेट प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, क्यों बनाना है डोमेस्टिक लॉ, जिससे कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, इफेक्टिव और एडुकेट प्रोटेक्शन जो है वो मिल सके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को। And to ensure that measures and procedures to enforce intellectual property right do not themselves become barrier to legitimate trade, यानी कि जो आपने डोमेस्टिक लॉ बनाया है वो इस तरीके से उसका जो मेजर और प्रोसीजर है वो इस तरीके से इन्फोर्स ना हो कि जो है ट्रेड उसका जो है पॉसिबल ना हो, ट्रेड में बैरियर आ जाए। तो ये आपको जो है ध्यान में रखना है। तो इसलिए जो है डोमेस्टिक लॉ बनाने की बात कही गई ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में, जिसमें कि कुछ सजेशन भी, कुछ गाइडलाइंस जो है दिए गए हैं जिसको जो है जब डोमेस्टिक लॉ बनाएगी कंट्री अपने अकॉर्डिंग तो इन गाइडलाइंस को जो ट्रेड ट्रिप्स में दिए गए हैं इन गाइडलाइंस को भी जो है फॉलो करना पड़ता है। तो जो एग्रीमेंट है वो टोटल जो एग्रीमेंट है वो 7 पार्ट में एंड 73 आर्टिकल्स में डिवाइडेड है। टोटल 73 आर्टिकल्स हैं इस एग्रीमेंट में और ये जो 73 आर्टिकल्स हैं ये 7 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। क्लियर, तो यहाँ पर हम जो है कुछ एक इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल हैं उसको जो है डिस्कस करेंगे जो कि आपको जानना जरूरी है ट्रिप्स में। तो सबसे पहला क्या है कि मेंबर शैल बी फ्री टू डिटरमाइन द एप्रोप्रिएट मेथड ऑफ इंप्लीमेंटिंग द प्रोविजन ऑफ दिस एग्रीमेंट विथ देयर ऑन लीगल सिस्टम एंड प्रैक्टिस। तो यहाँ पर जो भी डब्ल्यूटीओ के मेंबर हैं वो जो है फ्री हैं इस चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए कि कौन सा एप्रोप्रिएट मेथड होगा उनके यहाँ पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को लेकर जो भी प्रोविजंस बनाने हैं उसको इंप्लीमेंट करने के लिए कौन सा जो है मेथड सही रहेगा वो खुद डिसाइड करें। यानी कि इंडिया है तो इंडिया अपने लेवल पे अपने जो भी लीगल सिस्टम है उनका प्रैक्टिस है उसके अकॉर्डिंग जो है आईपीआर के लिए जो है वो एप्रोप्रिएट मेथड सेलेक्ट कर सकती है। क्लियर, तो इंडिया में आप देखेंगे तो कॉपीराइट एक्ट 2012 है, आईटी एक्ट 2000 है, पेटेंट रूल 2017 है, ट्रेडमार्क एक्ट 1999 है, तो कॉपीराइट अमेंडमेंट एक्ट 2012 है, पेटेंट का अमेंडमेंट रूल 2017 है। तो ये जो है कुछ एक्ट्स हैं, कुछ रूल हैं जो कि आईपीआर से रिलेटेड हैं, आईपीआर को यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है वो प्रोवाइड करते हैं। क्लियर, नेक्स्ट जो आर्टिकल है दैट इज आर्टिकल 3 रिलेटेड टू नेशनल ट्रीटमेंट। नेशनल ट्रीटमेंट कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर कोई बाहर का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपके कंट्री में है तो उसको सेम ट्रीटमेंट मिलेगा, सेम प्रोटेक्शन मिलेगा जो कि आप अपने डोमेस्टिक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए दे रहे हैं। तो ईच मेंबर शैल अकॉर्ड टू द नेशनल्स ऑफ अदर मेंबर ट्रीटमेंट नो लेस फेवरेबल देन दैट इट अकॉर्ड्स टू इट्स ऑन नेशनल विथ रिकॉर्ड टू द प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। यानी कि आप अपने कंट्री के जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी रूल रेगुलेशन है वही रूल रेगुलेशन बाहर के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए होगा। कोई भी आपको वहां पर डिफरेंशिएशन नहीं करना है। सब्जेक्ट टू, यहां पर कुछ एक्सेप्शन भी हैं। क्या एक्सेप्शन है? सब्जेक्ट टू द एक्सेप्शन ऑलरेडी प्रोवाइडेड इन रेस्पेक्टिवली द पेरिस कन्वेंशन 1967, द बर्न कन्वेंशन 1971 एंड द रोम कन्वेंशन और द ट्रीटी ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इंटीग्रेटेड सर्किट को लेकर जो है यहाँ पर कुछ कन्वेंशन हुए थे, तो उन कन्वेंशन में जो भी चीज़ें बताई गई हैं उसको यहाँ पर एक्सेप्शन में
रखा गया, यानी कि उस केस में आप जो है नेशनल ट्रीटमेंट वहाँ पर दें या ना दें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 है MFN ट्रीटमेंट। MFN हमने ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर रखा है। तो मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रीटमेंट कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि ये नहीं है कि आप जो है बीइंग इंडिया आप जो है USA को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हो, अदर कंट्रीज़ को प्रेफरेंस नहीं दे रहे हो, या फिर अदर कंट्री को वहाँ पर जो है कोई और रूल रेगुलेशन है, USA के लिए अलग रूल रेगुलेशन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो रूल रेगुलेशन जो है, जो भी फेवर, जो भी एडवांटेज, जो भी प्रिविलेज आप किसी एक कंट्री को दे रहे होगे, वही एडवांटेज, वही फेवर, वही प्रिविलेज सभी कंट्री को आपको देना होगा, जो भी मेंबर कंट्री हैं WTO की। तो विथ रिगार्ड टू द प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, एनी एडवांटेज, फेवर, प्रिविलेज और इम्यूनिटी ग्रांटेड बाय अ मेंबर टू द नेशनल ऑफ एनी अदर कंट्री शैल बी अकॉर्डेड इमीडिएटली एंड अनकंडीशनली टू द नेशनल ऑफ ऑल अदर मेंबर। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेकर जो भी आपके यहाँ पर प्रोटेक्शन है, एडवांटेज है, फेवर है, प्रिविलेज है, किसी भी कंट्री के लिए सेम चीज जो है एप्लीकेबल होगी सभी WTO मेंबर कंट्रीज पे। तो दैट इज MFN। तो ये आर्टिकल 4 में है। तो ये जब लॉ बनाया जाएगा, जब भी मतलब ये सब क्यों बताए जा रहे हैं कि जब भी जो डोमेस्टिक लॉ बनेगी कंट्री द्वारा, इन सब चीज़ों को वहाँ पर ध्यान रखा जाएगा। नेक्स्ट है आर्टिकल 7। तो यहाँ पर जो है आर्टिकल 7 में ऑब्जेक्टिव के बारे में बताया गया है, यानी कि जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का जो एक्ट बनेगा, जो भी डोमेस्टिक लॉ बनेगा, वो जो है इन सब ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना चाहिए। द प्रोटेक्शन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट शुड कंट्रीब्यूट, यानी कि जो भी आप जो है आप अपने यहाँ पे डोमेस्टिक लॉ बना रहे होंगे, कंट्री जो भी अपनी डोमेस्टिक लॉ बना रही होगी IPR को लेकर, IPR की प्रोटेक्शन और इन्फोर्समेंट को लेकर, उसको जो है इन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। पहला, टू दी प्रमोशन ऑफ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, यानी कि आपका जो भी प्रोटेक्शन इन्फॉर्मेशन है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को लेकर, वो ऐसा होना चाहिए कि वो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन को प्रमोट करे, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन को बढ़ावा दे। एंड टू द ट्रांसफर एंड डिसेमिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, साथ ही साथ उस टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर भी कर सके किसी दूसरी कंट्री में, यानी कि आपके यहाँ पर किसी ने जो है कोई टेक्नोलॉजी इनोवेट की, तो अब ऐसा नहीं है कि वो टेक्नोलॉजी इनोवेट करके अपने यहाँ पे रखे रहेगा, उसके पास ये राइट्स होगा कि वो उस टेक्नोलॉजी को दूसरे कंट्री में भी जो है ट्रांसफर कर सकता है, डिसेमिनेट कर सकता है। नेक्स्ट है टू द म्यूचुअल एडवांटेज ऑफ प्रोड्यूसर एंड यूजर ऑफ टेक्नोलॉजिकल नॉलेज एंड इन अ मैनर कंडक्टिव टू सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर, यानी कि वहाँ पर जो है उसका म्यूचुअल एडवांटेज जो है वो होना चाहिए प्रोड्यूसर को भी, और साथ ही साथ उस टेक्नोलॉजी के यूजर को भी होना चाहिए, सोशल और इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए भी जो है वो होना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग जो है डोमेस्टिक लॉ को क्रिएट करना है। एंड टू अ बैलेंस ऑफ राइट एंड ऑब्लिगेशन, यानी कि IPR के अगर कुछ राइट्स हैं तो उसके कुछ ऑब्लिगेशन भी होने चाहिए। क्लियर? तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के जो है डोमेस्टिक लॉ जो कंट्री बनाएगी IPR के लिए, इसके अकॉर्डिंग जो है उसको बनाना होगा। प्रोड्यूसर्स कंसर्निंग द इन्फोर्समेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स शैल बी फेयर एंड इक्विटेबल, तो जो भी इन्फोर्समेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होगा वो फेयर होना चाहिए और इक्विटेबल होना चाहिए, सभी के लिए इक्वल होना चाहिए और फेयर होना चाहिए, वहाँ पर कोई भी धांधलेबाजी नहीं होनी चाहिए। दे शैल नॉट बी अननेसेसरली कॉम्प्लिकेटेड और कॉस्टली और इंटेल अनरीजनेबल टाइम लिमिट्स और अनवारंटेड डिलेज, यानी कि जो आप अपने यहाँ पे डोमेस्टिक लॉ बना रहे हैं वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं होना चाहिए, फिर ज़्यादा कॉस्टली नहीं होना चाहिए। पता चला कि IPR रजिस्टर करना है, कॉपीराइट के लिए रजिस्ट्रेशन करना है, तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। डिसीजंस ऑन द मेरिट ऑफ अ केस शैल प्रीफरेबली बी इन राइटिंग एंड रिजेंट। डिसीजन ऑन द मेरिट ऑफ अ केस, यानी कि जो भी कोई जुडिशरी केस है उस पर जो भी डिसीजन आया है, जो भी फाइनल वहाँ पे जो है आउटपुट आया है उस केस का, वो जो है रिटर्न होना चाहिए और रीजन भी होना चाहिए, यानी कि उसके पीछे रीजन भी बताया जाना चाहिए कि क्यों ऐसा डिसीजन लिया गया है। पार्टीज टू ए प्रोसीडिंग शैल हैव एन अपॉर्चुनिटी फॉर रिव्यू बाय ए जुडिशियल अथॉरिटी ऑफ फाइनल एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन, तो जो भी फाइनल एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन होगा, सपोज करें कि कोई फ्रॉड होता है, कोई जो है केस आता है, किसी ने जो है आपकी बुक का कोई कंटेंट जो है अपनी बुक में यूज़ कर लिया, क्लियर, आपके बुक का कंटेंट किसी ने अपने बुक में यूज़ कर लिया है, तो अब केस बन गया, तो उस केस को सॉल्व करने के बाद जो भी डिसीजन आएगा वो रिटर्न में होना चाहिए, उसके पीछे रीजन भी होना चाहिए, और साथ ही साथ जो भी पार्टी इन्वॉल्व हैं उनके पास ये अथॉरिटी होगी कि वो रिव्यू करवा सकें उस जो भी डिसीजन आया है एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन का, उसको जुडिशियल अथॉरिटी द्वारा रिव्यू करवा सके। ये जो है यहाँ पर राइट्स दिया जाना चाहिए जो भी आप डोमेस्टिक लॉ बनाएगी कंट्री। नेक्स्ट, फेयर एंड इक्विटेबल प्रोसीजर होना चाहिए उस डोमेस्टिक लॉ में। एविडेंस बेस्ड जो है वहाँ पर जो है होना चाहिए, जो भी पनिशमेंट मिल रहा है, जो भी जो है वहाँ पर रिव्यू हो रहा है, जो भी डिसीजन आना है वो एविडेंस बेस्ड होना चाहिए। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दैट इज आर्टिकल 45 डैमेजेस। तो डैमेजेस कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि अगर किसी ने आपका कॉपीराइट मटेरियल यूज़ किया है तो
उस पर्सन को जिसने आपका कॉपीराइट मटेरियल यूज़ किया है उसको जो है यहाँ पर हर्जाना देना पड़ेगा। जो भी इंजरी हुई होगी, जो भी लॉस हुआ होगा उस कॉपीराइट मटेरियल का यूज़ करने की वजह से, तो उसका हर्जाना जो है, उसकी भरपाई उसको जो है पे करनी पड़ेगी। इन टर्म्स ऑफ मनी, द जुडिशियल अथॉरिटी शैल हैव द अथॉरिटी टू ऑर्डर द इन्फ्रिंजर, यानी कि जिसने कॉपीराइटेड मटेरियल चुराया है, टू पे द राइट होल्डर डैमेज टू कंपनसेट फॉर द इंजरी द राइट होल्डर हैज suffered because of an infringement of that person intellectual property right by an infringer who knowingly or with reasonable ground to know engaged in infringing activity। तो यहाँ पर कहने का मतलब यही है कि आपने जो है कोई स्टोरी बनाई, कोई आपने कहानी लिखी, उसी कहानी को जो है कॉपी करके किसी और ने जो है कहानी लिख दी या फिर सेम कंटेंट जो है यूज़ कर लिया, तो जिसने आपका कॉपीराइट मटेरियल चुराया है उसको जो है आप पे करना पड़ेगा। आपको उसकी वजह से जो भी नुकसान हुआ है उसको जो है भरपाई करनी पड़ेगी, तो डैमेजेस। साथ ही साथ अगर आप जो है कोर्ट में केस करने जाते हो तो कोर्ट में केस करने के लिए आपको वकील के चार्जेस देने पड़ेंगे, तो वकील का जो भी चार्जेस होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस होगा, वो भी जो है आप उस इन्फ्रिंजर से वसूल सकते हैं। तो ये डैमेजेस को लेकर जो है यहाँ पर रूल बताया गया है कि ये चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए जब आप एक्ट बनाएंगे, जब आप डोमेस्टिक लॉ बनाएंगे। नेक्स्ट जो है आर्टिकल 63, यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी को लेकर बात कही गई है। ट्रांसपेरेंसी का मतलब जो भी लॉज एंड रेगुलेशन है, फाइनल जुडिशियल डिसीजंस हैं एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रूलिंग है ऑफ जनरल एप्लीकेशन, वो सारी की सारी जो है पब्लिकली अवेलेबल होनी चाहिए, सब जो है उसको एक्सेस कर सकें, जिससे कि अगर कोई बाहर की कंट्री वाला आईपीआर के लिए जो है कोई केस करना चाहता है तो उसके पास वो सारी इंफॉर्मेशन हो लॉ के बारे में, उसके बारे में उसको पता होना चाहिए। द अवेलेबिलिटी, स्कोप, एक्विजिशन, इन्फोर्समेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ द अब्यूज ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट शैल बी पब्लिश्ड और वेयर सच पब्लिकेशन इज नॉट प्रैक्टिसेबल मेड पब्लिकली अवेलेबल इन अ नेशनल लैंग्वेज। तो जो भी लॉज रेगुलेशन है आईपीआर को लेकर, क्लियर, जुडिशियल डिसीजन को लेकर, वो सब के सब पब्लिश्ड होने चाहिए किसी वेबसाइट पे, किसी मैगजीन में। अगर पॉसिबल नहीं है पब्लिकेशन तो वो जो है पब्लिकली अवेलेबल होना चाहिए नेशनल लैंग्वेज में, क्लियर। तो ये ट्रांसपेरेंसी को लेकर बताया गया है आर्टिकल 63 में। तो ये आर्टिकल्स जो भी बताए गए हैं, ये आर्टिकल्स ऐसे हैं, ये एक तरीके से क्या हैं, गाइडलाइंस हैं कि जब जो कंट्री डोमेस्टिक लॉ बनाएगी अपने यहाँ पर ट्रिप्स को लेकर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को लेकर, तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के जो है वो डोमेस्टिक लॉ अपने यहाँ पर बनाएगी। इसी तरीके से एक टर्म आता है कंपल्सरी लाइसेंसिंग। कंपल्सरी लाइसेंसिंग में क्या है कि 2001 में दोहा में जो है WTO ने एक जो है डिक्लेरेशन को साइन किया। क्या साइन किया कि इन केस ऑफ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी या फिर नेशनल इमरजेंसी, गवर्नमेंट कुड कंपेल कंपनीज टू लाइसेंस देयर पेटेंट टू मैन्युफैक्चरर्स। यानी कि अगर कोई किसी कंट्री में कोई हेल्थ इमरजेंसी होती है, फिर कोई नेशनल इमरजेंसी आती है, तो उस केस में गवर्नमेंट जो है वो जो है कंपनीज को कंपेल कर सकती है, प्रेशराइज कर सकती है, या उनको कंपलसरी कर सकती है कि वो अपना पेटेंट जो है मैन्युफैक्चरर्स को दें। ऐसा नहीं है कि भाई इमरजेंसी पड़ी, अब आप सपोज कि कोविड की वैक्सीन है जो आपने आइडेंटिफाई कर ली, आपने जो है फाइंड आउट कर लिया कि क्या जो है उसका कॉम्बिनेशन होगा, अब जो है आपको पेटेंट मिल गया, तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप ही बनाओगे। भाई एक इमरजेंसी सिचुएशन है, लोगों की डेथ हो रही है कोविड की वजह से, तो आपका जो भी प्रोसेस रहा है, जो भी प्रोडक्ट रहा है, उसका पेटेंट जो है आपको बाकी मैन्युफैक्चरर्स को भी देना होगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन बनाकर जो है लोगों तक पहुंचाया जा सके। तो नेशनल इमरजेंसी के केस में, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी के केस में, आप चाहो या ना चाहो, आपको जो है लाइसेंस जो है दूसरे मैन्युफैक्चरर्स को देना होगा, इवन इफ दे डिड नॉट थिंक द ऑफर्ड प्राइस वॉज एक्सेप्टेबल। यहाँ पर क्या है कि सपोज है कि सामने वाला बोल रहा है कि मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा, आप मुझे अपने जो भी पेटेंट है, जो भी आपने इन्वेंशन किया है, उसका जो है पेटेंट मुझे दीजिए, तो आप जो है नहीं दोगे क्योंकि आपको लगता है कि 1 लाख रुपए कम है। लेकिन अगर नेशनल इमरजेंसी है तो चाहे वो 1 लाख दे, चाहे वो 50,000 दे, आपको पेटेंट देना पड़ेगा। गवर्नमेंट जो है वहां पर कंपलसरी कर सकती है, क्लियर। तो अंडर सेक्शन 92 ऑफ द इंडियन पेटेंट एक्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द सेम पावर। तो हमारे इंडियन पेटेंट एक्ट में जो है सेक्शन 92 में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर दी गई है और इसके बारे में वहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है। तो ये जो है ट्रिप्स यानी कि ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। तो ये जो एग्रीमेंट हुआ था ये उर्गे राउंड में हुआ था। WTO मेंबर्स जो भी हैं सब इसके पार्ट होंगे और इस एग्रीमेंट में बहुत सारे आर्टिकल हैं, टोटल 73 आर्टिकल्स हैं, जिसमें बताया गया है कि जो डिफरेंट मेंबर्स हैं, कंट्री मेंबर हैं, वो अपने यहाँ पर डोमेस्टिक लॉ बनाएंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को लेकर। और इसमें जो भी सजेशंस दिए गए, जो भी आर्टिकल्स में बताए गए हैं, उन आर्टिकल्स में जो भी चीज़ें बताई गई हैं उनको जो है अपने डोमेस्टिक लॉ में उसको इंक्लूड करना होगा, जिससे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो ऑनर हैं उनको राइट्स मिल सके, उनको जो है प्रोटेक्ट किया जा सके। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।